हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स के अंदर यूज़ होता है। ठीक है। और हमारी फिजिक्स की बहुत सारी डेरिवेशंस जो हमने क्लास +1 में आगे करनी है वो इस पे बेस्ड रहेंगी। ठीक है। इसका यूज़ हम लेंगे। इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, बेसिक जो डीप मीनिंग है इंटीग्रेशन का वो सारा का सारा आपको मैथ्स में बताया जाएगा। हम लोग फिजिक्स में जो यूज़ होना है मेनली वही पार्ट हम यहाँ स्टडी करते हैं। जब हमने इंटीग्रेशन की बात की, मैंने कहा सपोज मेरे पास ये एक कर्व है। ठीक है। ग्राफ बनाया मैंने, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। ठीक है। इस एक्सिस पे मैंने ले ली वेलोसिटी, इस एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम। मैंने कहा कि वेलोसिटी कुछ सेकेंड्स के आ रही, कांस्टेंट रही इस टाइम तक। अगर मैं ये एरिया, इस शेडिड एरिया कैलकुलेट करा, ये शेडिड एरिया मुझे क्या देगा? देखो, यहाँ पे वैल्यू है v1, यहाँ पे वैल्यू है t1। सो v1 इंटू t1। v1 क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा डिवाइड बाय टाइम, t1 टाइम में, इंटू t1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी कि कोई भी ग्राफ हमारे पास गिवन हो, अगर हम क्या कर लें, उसके शेडेड पार्ट निकाले तो दिस इंटू दिस, ये क्वांटिटी, इसका एरिया हमें कोई ना कोई क्वांटिटी देता है, वो क्वांटिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब इंटीग्रेशन का क्या फायदा हुआ? इंटीग्रेशन वर्ड हमें क्यों लाना पड़ा यहाँ पे? देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास डिपेंडेंसी एक्स और वाई की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कुछ ऐसी है। ठीक है। कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है, यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस चल रही है, यहाँ पे वाई। अब मुझे क्या चाहिए? इन दो पॉइंट्स के बीच का क्या चाहिए? एरिया चाहिए। अगर मुझे ये एरिया चाहिए, क्या अब मेरे लॉस सेटिस्फाई होंगे? क्या मैं सीधा एरिया निकाल सकता हूँ इस कर्व के नीचे का? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व नहीं, यहाँ से हमारे पास सीधा एरिया नहीं निकल सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसे छोटी छोटी स्टेप्स में काटना पड़ेगा। देखो, छोटी छोटी स्टेप्स में काटने का क्या फिनोमिना है, किस लिए काटते हैं हम? छोटी छोटी स्टेप का मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ पे हमने क्या कहा कि सपोज कोई कर्व थी, जिस कर्व की हमने बात की थी, हमने यहाँ से यहाँ तक का क्या चाहिए था? एरिया चाहिए था। मैंने एक छोटी सी स्टेप काटी, दिस वन। ठीक है। दिस वन, जो शेडिंग पार्ट है, ये स्ट्रिप काटी। अब देखो, इस स्ट्रिप के टाइम हमारे पास कुछ ना कुछ क्या हो गया? यहाँ पे वैल्यू होगी y की। ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है? x चल रहा है। मैंने वैल्यू मान ली y1, y एक्सिस की वैल्यू क्या मान ली? y1। इधर x एक्सिस था। ओके। x एक्सिस पे हमने क्या कहा? x एक्सिस पे हमने बहुत छोटा काटा, बहुत छोटा, इतना छोटा काटा कि हमने उसे dx बोल दिया। dx का फिनोमेना याद है ना? बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी। अब देखो, जब इस कर्व की बहुत छोटी वैल्यू, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इस सर्कल पोर्शन को अगर मैं जूम करूँ, इस कर्व की बहुत छोटी वैल्यू एज अ स्ट्रेट लाइन एक्ट कर रही होगी, एज अ स्ट्रेट लाइन एक्ट कर रही होगी। अब इसके नीचे ऐसे जा रही है क्या चीज? ये शेडिड पोर्शन, ये शेडिड पोर्शन। अब हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, दिस वन, ये तो आ गया जो मैंने शेड किया। ये एरिया रह गया, यहाँ वाला बिल्कुल छोटा सा एरिया रह गया। बाकी सारा एरिया तो इस रेक्टेंगल के एरिया से y1 dx से आ जाएगा। y1 को मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, ये छोटा सा एरिया रह जाएगा। अब देखो, हम क्या करते हैं, हम ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप काट लेते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप काट लेते हैं, कोई y1, कोई y2, कोई y3, कोई y4, कोई y5, मतलब वेरिंग क्वांटिटी है। y जहाँ पे वेरिंग क्वांटिटी है, जैसे हम किसी फोर्स की बात कर देते हैं, हम स्प्रिंग को क्या करते हैं? अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो शुरू में क्या करना पड़ता है? फोर्स कम लगाना पड़ता है, बाद में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है। अगर हम उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ देखें, ठीक है, पहले तो हमने इतना सा डिस्प्लेस किया, कम फोर्स लगा, इतना डिस्प्लेस किया, कम फोर्स लगा, और आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, या वापस कंप्रेस कर रहे हैं, फोर्स था, वापस कंप्रेस किया, जल्दी हो गया, आराम से हो गया, और कंप्रेस किया, ज़्यादा फोर्स लगा, और कंप्रेस करना था, ज़्यादा फोर्स लग रहा था। तो डैट मीन्स
वो फोर्स वेरिएबल था। अगर यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो तो F इंटू एस हमें क्या देता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद है 9th में वर्क डन देता है, तो वहाँ से हम वर्क डन निकाल देते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है फिर तो वर्क डन सीधा आ जाता, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है ऐसी टर्म है तो हमारे लिए दिक्कत आ रही। तो हमने इस इंटीग्रेशन कंसेप्ट को लाए, हमने क्या किया, हमने इन छोटी छोटी स्टेप्स को ऐड किया। ठीक है, सपोज ये वैल्यू y1 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y4 है। ठीक है, ये छोटी छोटी वैल्यूज है। हमने क्या किया, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx अप टू yn dx सभी को ऐड कर लिया। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप कहोगे सर इसको तो हम समेशन से ही ऐड कर देंगे, समेशन लगा देंगे, समेशन से सारे एरिया ऐड हो जाएंगे। नहीं, यही डिफरेंस है समेशन और इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन के अंदर जो ये वाला पोर्शन, इंटीग्रेशन के अंदर जो ये वाला पोर्शन रह जाता था, इस पोर्शन को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसके एरिया को भी ऐड कर देते हैं, हमारे पास पूरा एरिया बन जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व, यानी कि हम लिख देंगे हमारे पास सारा एरिया टोटल कितना बना, y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस अप टू जहाँ तक भी जा रहा है, जितने भी हमारे पास y की वैल्यूज होंगी, इन सब का हम कॉमन फिनोमेना बना लेंगे y इंटू डी एक्स, जहाँ पे y की वैल्यू वेरी करेगी किसके साथ, x की लिमिट्स के साथ, y डॉट डी एक्स बन जाएगा, जहाँ पे y की वैल्यू वेरी करी होगी x की लिमिट्स के साथ। तो हमारे पास y डी एक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, y का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, y डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। ठीक है, मेनली देखो ये चीज़ आपसे कहीं भी सिलेबस में पेपर में पूछी नहीं जाएगी, एक फिनोमिना है जो हमें याद रखना है कि ऐसा हो रहा है हमारे पास, कि ऐसा हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनका प्लस कर देते हैं, या फिर सिंपली आपसे बात करें इट इज रिवर्स ऑफ या इनवर्स ऑफ, जो मर्जी लगा लो, रिवर्स ऑफ या इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है डिफरेंशिएशन का। तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन। अब देखो जब लिमिट्स गिवन होगी, हो सकता है x की वैल्यू x1 से अप टू x की वैल्यू x2 कुछ भी गिवन हो। जैसे हमारे पास ग्राफ था, ग्राफ के अंदर हमें यहाँ से यहाँ तक जो कर्व थी उसका एरिया निकालना था, कहाँ से कहाँ तक निकालनी थी, y की वैल्यू जो वेरिंग थी यहाँ से यहाँ तक थी, ये y वेरिंग है, ये y यहाँ से यहाँ तक है, कौन सी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू सपोज 5 से लेके x की वैल्यू 10 तक के लिए, एक एक वैल्यू के लिए हम ऐड करते जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मेन देखो, मेन इसके रूल्स और क्वेश्चन, अगर रूल्स और क्वेश्चन होंगे ये फिनोमिना तो आराम से समझ आ गया आपको, इसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ पता होना बहुत जरूरी है कि क्या कर रहे हैं एक्चुअल में हम। अब हम बात करेंगे हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मैं कहूँ y किसके इक्वल है, x की पावर n के इक्वल है, तो मुझे इंटीग्रेशन बताओ y dx का, इंटीग्रेट करो इसको। इंटीग्रेट करने का मतलब है x की पावर n dx, y की वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए, ये रिवर्स है सिर्फ डिफरेंशिएशन के। रिवर्स कैसे हैं, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे आपके पास वापस क्या आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। ट्राई करो, देखो इसका क्या करना है, हमने डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करोगे n प्लस 1 आ गया है, अंदर क्या बच गया हमारे पास, x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है, प्लस c। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे 0, अब पता चला कांस्टेंट को लगाया, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे कुछ भी का, उस c का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू n आ गई दोबारा डिफरेंशिएट करने पे, व्हेन वही डिफरेंशिएट, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास दोबारा क्या वैल्यू आ गई, x की पावर n। यहाँ से फॉर्मूला ये इनवर्स हमने सेटिस्फाई भी कर दिया कि x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए n की -1, तो क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड होगा n की वैल्यू -1 पे, नहीं।
-1 + 1, नीचे क्या बन जाएगा 0, 0 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ आगे n की वैल्यू -1 पे जस्टिफाई नहीं होगा। तो इस फॉर्मूला को हम x की पावर n dx को x की पावर n+1/n+1 तभी यूज करेंगे जब तक n किसके इक्वल है, किसी भी वैल्यू के इक्वल है -1 को छोड़ के। अगर n -1 के इक्वल आ जाए, सेकंड, अगर n -1 के इक्वल आ गए, देखो तो क्या केस बनेगा, x की वैल्यू -1 dx, x की वैल्यू -1 dx इट इज इक्वल टू 1/x dx। ज्यादा है कुछ? अगर हम log x को log बेस x प्लस सी इसे डिफरेंशिएट करेंगे 1/x बन जाएगा अपने आप ही, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद होंगे आपको। तो इसका आता है log बेस x प्लस सी। ठीक है। अब बेटा दो तरह के इंटीग्रल होते हैं, एक तो डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट के केस में क्या होगा, आपके पास वैल्यू गिवन होगी। सपोज मैं कहता हूँ मुझे इसकी वैल्यू बताओ 1/x dx x की पावर -1 फ्रॉम 5 to 10, तब आपको सी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था, इसके पास x की वैल्यूज डिफाइंड नहीं थी, तो ये इनडेफिनेट था। इनडेफिनेट के लिए हमने सी लगाया है, कांस्टेंट ऐड किया। जब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल हो और उसकी लिमिट्स गिवन हो, तो देखो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, फ्रॉम 5 to 10। अभी तक इतना तो सेम रहेगा। अब हम इसे क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिखेंगे। दिस वन इज अपर लिमिट, दिस वन इज लोअर लिमिट। और अब हम एक बार x के अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार x के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे और माइनस कर देंगे। सो log बेस e ऑफ 10 माइनस log बेस e ऑफ 5। अब log b माइनस log c, log b by c, तो log base e of b by c 10/5, 5 2 जा 10, so it becomes log base e of 2। आंसर आ गया हमारे पास। अब c लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप प्लस c करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा इंटरवल, एक डिफाइंड वैल्यू बन गई है, डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, तो ये हमारे पास यहाँ से सॉल्व हो गया। चलो ये होगी सेकंड बात। अब बात करते हैं थर्ड, इसके बाद के रूल की बात करते हैं। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं इंटीग्रेशन की। अब सपोज हमारे पास क्या है, थर्ड रूल में हमने कहा कि हमने e की पावर x को, e की पावर x को इंटीग्रेट करना, e की पावर x को, e की पावर x, देखो जब डिफरेंशिएट किया था तब भी e की पावर x था, अब इंटीग्रेट करेंगे तब भी क्या रहेगा, e की पावर x प्लस c। ओके। अगर मैं कह दूं e की पावर ax, ध्यान से देखो e की पावर ax, अगर e की पावर ax आ गया वही फिनोमेना चलेगा, e की पावर ax डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस c। जस्टिफाई नहीं हो रहा आपको किस लिए डिवाइड किया है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर ax को, e की पावर ax बाय a को क्या कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, d/dx कर दो। अब इसका d/dx करोगे 1/a क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1/a d, 1/a कांस्टेंट है, d/dx ऑफ e की पावर ax, e की पावर ax चेन रूल लगा दो, इसका x माना तो e की पावर x, d/dx ऑफ ax क्या बनेगा, a बनेगा, a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोबारा वही क्वांटिटी आ गई, ये वाली यही क्वांटिटी आ गई, दैट मीन्स ये जस्टिफाइड है। ठीक है, ये जस्टिफाइड है हमारे पास। चलो इसके बाद बात करते हैं हम, खाली अगर हम गए वहां पे आपके पास किसी कांस्टेंट का तो बन रहा था 0 डिफरेंशिएशन, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन की बात कैसे करें, मैंने बोला कि आप, हाँ आप क्या करें, dx को इंटीग्रेट करें, खाली इस dx को इंटीग्रेट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 dx इंटीग्रेट लिख सकते हैं वैसे। चलो हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे आया x की पावर 0 + 1/0 + 1 फॉर्मूला लगाया प्लस c, तो ये क्या बन गया x प्लस c। ठीक है, यानी कि खाली dx को हम 1 लिख सकते हैं, 1 को हमने x की पावर 0 लिख दिया, तो हमारे पास खाली dx, ओनली dx का इंटीग्रेशन क्या आया, x प्लस c। ठीक है बात। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली बात आएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होगा, ऐसा करो आप सभी लिख लो, sin x cos x
टेंजेंट एक्स, सेकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे पास मैंने क्या लिख लिए, साइन, कोस, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख ली। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनका क्या करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, अगर मैं इनका डिफ्रेंशिएट करूं, साइन एक्स का क्या आता था, कॉस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, कोसेकेंड एक्स का कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। क्या चीज रहेगी, माइनस रहेगी, माइनस लगा देते हैं। सी वाले केसेस में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, ये याद रखना, सी वाले केसेस में हमेशा माइनस आएगा। अगर इनका डिफरेंशिएशन ये बनता था तो इनका इंटीग्रल क्या बनेगा, दैट थिंग, समझ रहे मेरी बात को, इनका इंटीग्रल क्या बन जाएगा वो, तो यही से फॉर्मूलाज बन गए हमारे पास, बस शॉर्टकट कि cos x होगा तो sin x, sin x होगा माइनस cos x, सेकेंड स्क्वायर x का टेंजेंट x, सेकेंड x टेंजेंट x का सेकेंड x, कोसेकेंड x cot x का माइनस कोसेकेंड x, कोसेकेंड स्क्वायर x dx का माइनस का cot x, प्लस c सब में कर दो अगर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, प्लस c सब में हो जाएगा, इन सब के सब में ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली इनवर्स है। कैसे सॉल्व होते हैं ये आप सबको मैथ्स में पता चल जाएगा। हाँ, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, आपको अगर सर यहाँ पे साइन एक्स ले लिया, कोस एक्स ले लिया, बट यहाँ पे सेकेंड एक्स तो आया नहीं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास सीधा नहीं है आंसर्स, हमें नहीं पता, वो हमें कुछ मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे सेकेंड एक्स नहीं है यहाँ पे, सीधा कॉट एक्स नहीं है, तो वो सारे के सारे हम सब्स्टिट्यूशन और कुछ रूल्स आएंगे आगे, वहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी से पजल नहीं होना, अभी ये वाले 6 हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। इसके बाद वही 2 रूल आपको बता देते हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय, हमारे पास आता है सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास u into v dx where u and v are the functions of x, multiply में u into v dx where u and v are the function of x। ठीक है, वहां पे प्रोडक्ट रूल किया था हमने, uv रूल डिफरेंशिएशन में, बट यहाँ वैसा कोई रूल नहीं है, यहाँ हमें इसे एक फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखो, u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u as it is इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटीग्रेशन ऑफ जो क्वांटिटी आएगी dx। फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल जैसे वहां था, यहाँ का प्रोडक्ट रूल है ये, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल का इंटीग्रेशन। देखो बेटा, यहाँ पे ना आपके पास सीधा u और v आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते, u और v के लिए आपको आइलेट रूल सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको आइलेट रूल सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जहां पे i स्टैंड करेगा इनवर्स फंक्शंस के लिए, ठीक है, l स्टैंड करेगा लोगरिथमिक फंक्शंस के लिए, ठीक है, हमारे पास a स्टैंड करेगा अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, t स्टैंड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक आइलेट रूल लेना पड़ेगा जिसके अंदर i इज इनवर्स, l इज लोगरिथमिक, a इज अलजेब्रिक, t इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड e इज एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले आपको इनवर्स फंक्शन को उठाना पड़ेगा u और v में से, यानी u आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा इनवर्स को, v मानना पड़ेगा इसके अलावा कोई भी। अगर हमारा पहला फंक्शन आ जाता है अलजेब्रिक, अगर पहला अलजेब्रिक है, ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे है x और e की पावर x, ठीक है, तो अलजेब्रिक तो हमें u मानना पड़ेगा, e की पावर x को बाद में लेना पड़ेगा। अगर ये आपके पास e की पावर x x dx लिख के आ गया, तो भी आपको इसको चेंज करना पड़ेगा
x इंटू ई की पावर x dx करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको अलजेब्रिक मान है, बाद में एक्सपोनेंशियल। ये लगा लो इनके पास पावर है, सबसे ज्यादा पावर इनवर्स फंक्शन की है। पहले ये चाहता है मैं यू बनूं, फिर ये लोगरिथमिक फंक्शन चाहता है कि मैं यू बनूंगा। इन दोनों में लड़ाई होगी तो ये जीतेगा, इन दोनों में लड़ाई होगी ये जीतेगा, इन दोनों में लड़ाई होगी ये जीतेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा, बिना एग्जाम्पल इसको क्लियर करना मुश्किल है, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज x इंटू साइन एक्स का। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है x इंटू साइन एक्स का dx। ठीक है, अब इसमें से बताओ u किसको माने, v किसको माने। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, इसमें कोई हमारे पास सबसे पहली बात है इनवर्स फंक्शन नहीं है, कोई लोगरिथमिक नहीं है। अलजेब्रिक आया तो इसको मानना पड़ेगा u, और ट्रिग्नोमेट्रिक को v, एक्सपोनेंशियल होता तो उसको v। तो सॉल्व करो, u एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स v का dx, साइन एक्स dx माइनस du अपॉन dx, यानी dx अपॉन x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होल का इंटीग्रेशन, बस सॉल्व करो, आसान है। x एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। अब हमारे पास है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, साइन एक्स का माइनस का cos x, प्लस हो गया dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का x cos x प्लस cos x का sin x, इंटीग्रल्स के साथ प्लस सी कर। ठीक है, प्लस सी कर, बस इस वैल्यू में इसको पुट किया और सॉल्व किया। देखो पहले तो मैंने इसका निकाल लिया sin x का इंटीग्रल cos x, इस sin x का भी cos x, dx से dx कैंसिल आउट होगा, ये इंटीग्रल और dx, ये इंटीग्रल और dx। इसको दोबारा सॉल्व किया, cos x का क्या होता है sin x, यहाँ माइनस आया था क्योंकि sin से cos में जाएंगे माइनस, बट वहां पे तुम्हारे पास cos से sin में आएगी प्लस, ये बात आपको पता है। चलो और कुछ पूछ, बस क्लियर होगा इसमें, और कुछ पूछने की गुंजाइश नहीं है कि इसमें कुछ दिक्कत आए हमें। चलो इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन, आपको और करवा देते हैं लोग, क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं हम। अब एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन उठा लेते हैं। हम कहते हैं x इंटू ई की पावर 4x dx। अब देखना बेटा ध्यान, x इंटू ई की पावर 4x, पहले ये बाद में ये, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, तो x एज इट इज ई टू द पावर 4x dx। ठीक है, माइनस यहाँ पे du अपॉन dx यानी dx अपॉन dx। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, दोबारा e रेज टू पावर 4x dx, होल का इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट करेंगे, होल का इंटीग्रेशन आ गया, वैल्यू पुट करेंगे, तो x एज इट इज e रेज टू पावर 4x का क्या होगा, e रेज टू पावर 4x बाय 4, पढ़ा हुआ आपने, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, कट गया, अंदर क्या रहेगा, e रेज टू पावर 4x dx का इंटीग्रेशन। अब e रेज टू पावर 4x का e रेज टू पावर 4x बाय 4, इसका एक बार और dx, समझ रहे हो क्यों, देखो इसकी वैल्यू क्या आई, e रेज टू पावर 4x बाय 4। अब इंटीग्रल ऑफ dx बचा हुआ, इंटीग्रल ऑफ dx बचा हुआ। ठीक है, यानी एक इस क्वांटिटी को यहाँ सॉल्व करते हो, यहाँ एज इट इज आएगी, एक बार उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर ये क्या है x है तो। अब x इंटू ई रेज टू पावर 4x बाय 4 माइनस 1/4 बाहर आ गया, e रेज टू पावर 4x बाय 4 अंदर और बन गया, प्लस c, आंसर आ गया, x इंटू ई रेज टू पावर 4x बाय 4 माइनस 1/16 e रेज टू पावर 4x प्लस c। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो, सिंप्लीफाई करके लिख दो, e रेज टू पावर 4x बाय 4 कॉमन ले, x माइनस e रेज टू 4x बाय 4 कॉमन है, 1/4। ठीक है, प्लस c, कोई कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या हेल्प मिलेगी, यहीं से हम
जो हमारे पास सेकेंड एक्स वगैरह नहीं निकले, ठीक है, जो फॉर्मूले इनकम्प्लीट है वो यही सब्स्टिट्यूशन से पूरे होते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा x बाई 1 प्लस एक्स के, ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन का। हमने मान लिया कि 1 प्लस एक्स के, यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी को हमने क्या मानना पड़ेगा, t मान लो, u मान लो, कि हम उसे दूसरी फॉर्म में ऊपर कन्वर्ट कर सकें। कैसे कन्वर्ट कर सके, देखो अगर मैं 1 प्लस एक्स के को t मान लूँ तो 2x dx, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, 2x dx किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल। क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया, यानी नीचे वाली क्वांटिटी को हमने, या मल्टीप्लाई में भी हो सकती है कई बार, हमने मेनली u बाई वी रूल चलेगा इसमें। एक क्वांटिटी को हमने क्या मान लेना है, t मान लेना है, उसको हमने सॉल्व करना है, ऊपर क्या बनाना है, उसका डिफरेंशिएशन बनाना है। कैसे बनाना है, हमने देखो डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे 2x dx किसके इक्वल हो गया, dt के। क्यों हो गया, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे आएगा 2x 1 का 0, 2x dx बाई dt किसके इक्वल है, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dt 1, तो ये 2x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। dx x dx किसके इक्वल आ गया, dt बाई 2 के। देखो x dx कौन सी क्वांटिटी है, ऊपर वाली, दोनों सेम है, x dx, और ये किसके सेम है, t के इक्वल है। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे ये इंटीग्रेशन हमारे पास चेंज हो जाएगा, x dx की जगह पुट कर दो dt बाई 2, और 1 प्लस एक्स की जगह पुट कर दो, क्या चीज़ है 1 प्लस एक्स टी बाई टी, तो 1 बाई 2 बाहर चला गया, ठीक है, 1 बाई 2 बाहर चला गया, कॉन्स्टेंट 1 बाई 2 अंदर बचेगा dt बाई टी, तो dt बाई टी क्या होगा, लॉग बेस e ऑफ टी, ठीक है, प्लस c, तो ये हमारे पास आ गया 1 बाई 2 लॉग बेस e। अब t की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो, जो निकाली थी, जो t की वैल्यू निकाली थी दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो, दोबारा सब्स्टिट्यूट करोगे, t क्या था 1 प्लस एक्स के, 1 प्लस एक्स के प्लस c। मोड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लॉग की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहती है, मोड नहीं लगाओगे कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। 1 प्लस एक्स के 1 बाई 2 लॉग बेस e ऑफ 1 प्लस एक्स के प्लस c, ये हमारे पास हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे जो हमने नहीं किए थे, जो चीज मैं आपको कह रहा था कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहां से नहीं निकली कन्वर्जन्स की, वो सारी आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक हम निकालते हैं कोटेक्स की, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, एक कोटेक्स की निकालते हैं। तो कोटेक्स को आप क्या लिख सकते हो, सोचो, u बाई वी बनाओ, सब्स्टिट्यूशन करना है तो u बाई वी बनाओ, कोटेक्स का आप कोसेक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हो, ऊपर क्या है dx। अब हमने क्या किया, हमने माना कि हम sin x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं sin x को t, sin x को मैंने माना t, तो मेरे पास अगर मैंने इसका क्या किया dx बाई dt, तो हमारे पास sin x का क्या बन जाएगा, sin x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे cos x, ठीक है, cos x लो, cos x dt का क्या बन जाएगा dt बाई dx। यहाँ से देखो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू, क्या चीज देखो, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ डिफरेंशिएट करो, sin x का d बाई dx sin x का क्या बनेगा cos x, पुट कर दिया cos x, d बाई dx ऑफ t dt बाई dx। अब यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, cos x dx इज इक्वल टू dt, ये किसके इक्वल है, t के इक्वल है। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, dt बाई t, क्या आएगा आंसर बताओ, dt बाई t, dx बाई x log बेस e ऑफ x log बेस e ऑफ t प्लस c, यानी log बेस e ऑफ t की वैल्यू क्या रखी थी हमने sin x, यहाँ से देखो log बेस e ऑफ sin x प्लस c, ये है हमारे पास, ठीक है, log बेस e ऑफ sin x प्लस c, ये हमने किया यहाँ पे। इंटीग्रेशन के लिए इतना बहुत है, एक इंटीग्रेशन सेकेंड x का, सेकेंड क्यूब x का और सेकेंड 4x का बहुत बार पूछा जाता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। होप है समझ आ गया होगा। थैंक यू।